तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है जी खोया हुआ वसंत। खोया हुआ वसंत। और इसके साथ में लिखा हुआ है टू स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब कहने का ये है कि भैया दो विलुप्त हो चुके बचपन की कहानियाँ, दो विलुप्त यानी कि गुम हो चुके बचपन की कहानियाँ हैं। दो कहानी इसमें एक साथ दी गई हैं। एक कहानी साहिब के बारे में है और एक कहानी मुकेश के बारे में है। तो भैया दो स्टोरीज़ हैं, एक कहानी शराब के बारे में है, साहिब के बारे में है जी, और दूसरी कहानी है जी मुकेश के बारे में। साहिब जो है ये जी सीमापुरी में रहता है, और जी मुकेश जो है तुम्हारा ये फिरोजाबाद में रहता है। तो इन दोनों की कहानी है, सीमापुरी और फिरोजाबाद की कह लो या साहिब और मुकेश की कह लो। तो पहले हम बात करने हैं सीमापुरी के यानी कि साहिब के बारे में। तो जो इस कहानी की लेखिका हैं अनीस जंग। तो अनीस जंग कहती हैं, तो ये बेसिकली कोई वैसी कहानी नहीं है जहाँ एक तरफ से कहानी शुरू हो और एक जगह जाके कहानी का अंत हो जाए। ये कोई वैसी कहानी नहीं है। जो अनीस जंग इसकी लेखिका है इस कहानी की, तो वो देश में घूम रही हैं, पूरे के पूरे देश में। तो जगह जगह उनकी मुलाकात हुई है, तो वो उन मुलाकातों को जोड़ के इस कहानी को दे रही हैं हमें। तो कुछ मुलाकातें उनकी किसके साथ हुई, साहिब के साथ में हुई, और कुछ मुलाकातें उनकी मुकेश के साथ में हुई। तो पहली कहानी में वो साहिब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसके बारे में हमें बताती हैं। वो बताती हैं कि भैया साहिब जो है ना, जो इस समय सीमापुरी में रहता है, दिल्ली के पास ये जगह है, ये 1971 में 1971 में ये लोग बांग्ला, जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश से आए थे। 1971 में बांग्लादेश से आ गए थे। क्यों आ गए थे? तो लगभग 10,000 परिवार जो है बांग्लादेश से सीमापुरी में शिफ्ट हो गए थे सन 1971 में। तो उनमें से ही एक परिवार जो है साहिब का है। अब ये बांग्लादेश से क्यों आ गए थे, तो लेखिका बताती है इस कहानी की कि भैया इनके बारे में जब मैंने पढ़ा, इनके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि बांग्लादेश में इनके पास जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, इनकी ज़मीनें बंजर हो चुकी थी। तो ये भोजन की तलाश में जो है वहाँ से पलायन करके या वहाँ से माइग्रेशन करके ये सीधे जो है दिल्ली की सीमापुरी में आके रहने लगे थे। अब इन्होंने वहाँ पर झोपड़ी झुग्गियाँ डाल ली हैं और उन झोपड़ी झुग्गियों में ये रहते हैं, और लगभग 10,000 लोगों को 10,000 परिवार के आसपास जो है वहाँ लोग हैं। और उनके पास कोई राशन कार्ड है उनके पास, जिससे उनको थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है, और उनकी जो है वोटर लिस्ट में जो है उनका नाम आ जाता है। बाकी उनके पास ना कोई जॉब है, ना कोई पढ़ने के लिए कोई जगह है, ना कोई दूसरी सुविधा है उनके पास। मतलब कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये उनके बारे में है। अब उनकी साहिब से जो पहली मुलाकात होती है, तो साहिब से वो कहती हैं कि पहली मुलाकात मेरी हुई कि मैंने देखा साहिब को खड़े हुए कि वो एक कूड़े के ढेर पर खड़ा है और उसमें कुछ ढूंढ रहा है। तो मैं साहिब के पास गई और मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं 1 या 2 रुपये का नोट ढूंढ रहा हूँ इस कूड़े के ढेर में। तो वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब बताता है कि मेरा नाम जो है साहिब है। फिर पूछती है पूरा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा पूरा नाम है साहिब आलम, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वो मनी मन सोचती हैं कि इसकी हालत देख कर कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको अगर बताया भी जाए कि तुम्हारे नाम का मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता, तो शायद ये समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि छोटा सा एक बच्चा है। तो ये देखती हैं कि उसके कपड़े फटे पुराने से हैं और वो नंगे पैर है और इधर उधर जो है कूड़े के ढेर में तलाश रहा है। तो वो उससे पूछती हैं कि तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, तुम ये क्या सब कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ऐसी लेखिका कहती है कि चलो अगर स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम पढ़ने आओगे। तो वो कह देता है हाँ, अगर आप कॉलेज बनाओगी, आप स्कूल बनाओगी, तो मैं उसमें पढ़ने के लिए ज़रूर आऊँगा।
तो पहली मुलाकात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो देखती हैं कि साहिब उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है, वो एक गली से जा रही हैं, तो साहिब उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बन गया। तो लेखिका कहती हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन वो सच में मुझसे पूछने लगा कि फिर मैंने कहा बेटा स्कूल बनाने में समय लगता है और जब कभी बनेगा मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ज़रूर बुलाऊंगी। तभी उसके साथ के कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं और वो कुछ बच्चों की एक टोली है, उसने एक टोली बना रखी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनके फटे पुराने कपड़े हैं क्योंकि वो उसके आसपास के रहने वाले हैं, गरीब हैं और उनके नंगे पैर नहीं है। तो दूसरी मुलाकात कहाँ हुई? साहिब से हुई। साहिब उनके पास भागता हुआ आया और कुछ बच्चे जो है आसपास से उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों ने चप्पल ही नहीं पहनी है, किसी ने एक पहनी है, किसी ने दो पहनी है, तो अलग अलग रंग की पहनी हुई हैं। किसी की एक चप्पल छोटी है, एक बड़ी है, इस तरह से पूछता है। तो पूछती है एक लड़के से कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो वो लड़का जवाब नहीं देता है। तो एक अलग से तीसरा लड़का बोलता है कि मैडम इसके पास चप्पल तो हैं मगर इसकी मम्मी जो है उसे टांड से नहीं उतारती हैं, टांड पर रखी रहती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इसे पहनने के लिए दी तो ये उसको फेंक देता है, ये पहनता नहीं है। तो लेखिका सोचती है कि ये कैसी बात हुई, चप्पल जब हैं तो पहननी चाहिए, फिर ये क्यों नहीं पहन रहे हैं? तो लेखिका बताती है कि भैया चप्पल ना पहना दरअसल एक परंपरा है, ये कोई गरीबी का कारण नहीं है, बस इन लोगों को आदत हो गई है क्योंकि लंबे समय से ये लोग नंगे पैर रह रहे हैं, आसपास के इनके जितने भी दोस्त हैं वो सब नंगे पैर रहते हैं, तो जो है इनके हालत जो है ऐसी ही रह गई है क्योंकि ये नंगे पैर रहना कोई परंपरा नहीं बल्कि एक तरह की उनकी आदत बन गई है, ये कोई गरीबी का कारण नहीं है। तो दूसरी मुलाकात यहाँ होती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो साहिब को एक सड़क के किनारे एक चाय की दुकान बन रही है, तो वहाँ पर जो चाय का एक कनस्तर होता है उसको उठाते हुए साहिब को देखती हैं कुछ दिनों के बाद। तब उन्होंने देखा साहिब को कि ये क्या हुआ, तो वो साहिब से पूछती हैं कि तुम अब क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं और दिन का मुझे भोजन मिल जाता है, सुबह दोपहर शाम का, और मैं बस अब यहीं पर। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो? तो साहिब कोई जवाब नहीं देता है। लेखिका समझ जाती है कि साहिब जो है खुश नहीं है, क्योंकि भले ही वो पहले कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, कूड़े में 2-4 रुपये सिक्के ढूंढ लेता था, कूड़ा बीन लेता, एक कट्टा कमर पर रखता था, उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह भर के बेचने चला जाता था, मगर वो कट्टा भले ही भारी था, मगर ये जो चीज़ है, ये जो कनस्तर है चाय का, ये उससे ज़्यादा भारी होगा, भले ही उससे हल्का हो। क्यों? क्योंकि अब ये कनस्तर दुकान के मालिक का है, अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा है। जबकि पहले जब वो कूड़ा बीनता था तब वो भले ही कितनी मेहनत करे, सुबह दोपहर शाम हर वक्त, लेकिन तब वो अपना मालिक खुद था, क्योंकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ करता रहता था, उसके चेहरे पर एक खुशी थी और आनंद था। लेकिन आज वो जो है किसी का नौकर बन गया है और उसकी ज़िंदगी अब यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि वो नौकरी बन के रह जाएगा। तो ये पहली कहानी थी जिसमें 3 मुलाकात उनकी होती हैं। पहली होती है कूड़े के ढेर पर, दूसरी वो सड़क के किनारे जा रही होती हैं तो बच्चे मैदान में से खेलते हुए उनके पास आते हैं, जिसमें साहिब से उनकी बातचीत होती है। फिर एक मुलाकात होती है साहिब को जब वो उसके लिए पूछती हैं कि भाई तुम यहाँ काम क्यों करते हो। फिर कुछ दिनों बाद वो एक दिन देखती हैं साहिब को। एक मुलाकात उनकी और होती है, वो देखती हैं कि एक स्टेडियम है, एक पार्क है जहाँ पर कुछ लोग टेनिस खेल रहे हैं, तो और साहिब जो है बाहर खड़ा हुआ टेनिस को देख रहा है और साहिब ने जो है टेनिस के जूते पहने हैं, क्योंकि किसी ने वो उसके पास जाके पूछती हैं कि तुम्हारे पास ये जूते कहाँ से आए, तो वो कहता है कि ये किसी ने फेंक दिए थे तो मैंने उठा लिए थे। तो लेखिका कहती है कि मैं देखती हूँ कि उन जूतों में सिर्फ 1 या 2 छेद रहे होंगे, तो किसी अमीर घर के लड़के ने, जिसके लिए 1 छेद वाले जूते जो है बिल्कुल रद्दी हो गए थे, बेकार हो गए थे, उसने फेंक दिया था, मगर साहिब ने उनको उठा ली, क्योंकि जो ज़िंदगी भर या जो बचपन से अब तक नंगे पैर ही रहा हो उसके लिए 1 छेद वाले जूते भी सपना पूरा कर देने के बराबर होते हैं। तो वो देखती हैं कि साहिब वहाँ खड़ा है और पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम खेलना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जब वो यहाँ पे कोई नहीं होता है तो जिसका मालिक है वो मुझे अंदर जाने देता है, तो मैं फिसलन पट्टी पर फिसलता रहता हूँ और मैं यहाँ जो है आनंद उठाता रहता हूँ। तो इस तरह की बात उनके बीच में होती है। तो वो देखती हैं कि साहिब की कितनी बुरी हालत है और वो कितना मजबूर है। तो ये 4 मुलाकात जो है साहिब के साथ लेखिका की होती हैं। पहली कूड़े के ढेर पर मान लीजिए, मतलब 4 मुलाकात हैं। कूड़े के ढेर पर होती है एक मुलाकात, सड़क के किनारे जाते हुए कुछ बच्चों के साथ उसकी मुलाकात होती है, फिर वो देखती हैं कि चाय की दुकान पर वो काम करना शुरू कर दिया है, और एक मुलाकात में वो देखती हैं कि वो टेनिस खेलना चाहता है मगर उसके लिए पास इतनी सुविधा और इतना सब कुछ नहीं है। तो ये 4 मुलाकातों में वो साहिब के बारे में हमें जानकारी देती हैं और बताती हैं कि साहिब कहाँ से आया है और कौन है, उसका पूरा नाम क्या है,
वो अब क्या कर रहा है, वो पहले क्या करता था, वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। तो यही सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि भाई साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, तो साहब उसमें 1 या 2 रुपये का नोट ढूंढ रहा है जी। ठीक है, साहेब अब क्या करता है, तो साहेब अब चाय की दुकान पर काम करता है, उसको 800 रुपये मिलते हैं और 3 टाइम का खाना मिल जाता है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि क्या साहेब अब खुश है, तो नहीं जी, बिल्कुल अब साहेब खुश नहीं है, क्योंकि अब वो किसी का नौकर है, अब वो अपना मालिक नहीं रहा है, जबकि पहले वो जो कुछ भी करता था उसमें वो अपना मालिक था। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई बच्चे जो नंगे पैर रहते हैं, क्या ये उनकी एक जो है गरीबी दिखाने का कारण है, तो नहीं, ये कोई गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि ये उनकी एक परंपरा बन गई है नंगे पैर रहना, क्योंकि ये बच्चों की टोली है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई साहेब का पूरा नाम क्या है, तो साहेब का पूरा नाम क्या है जी, साहिब आलम है। क्या वो उस नाम का मतलब जानता है? नहीं जी, उसे उसके नाम का मतलब नहीं पता है। तो इस नाम का मतलब क्या होता है? साहिब आलम का मतलब होता है जी यूनिवर्स का देवता, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो ये कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है कि भाई लोग जो है, या कि भाई साहिब जो है वो अब कहाँ रहता है, तो साहिब जो है वो इस समय सीमापुरी में रहता है। वो कहाँ से आया है, तो भैया वो बांग्लादेश से आया है, 1971 में आया है। तो ये हमें साहिब के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी मुकेश के बारे में। तो लेखिका मैंने आपको बताया कि पूरा देश भ्रमण कर रही है, पूरे देश में इधर उधर घूम रही है। तो फिरोजाबाद वो घूमने पहुंचती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक मुकेश नाम के लड़के से। ये भी एक छोटा लड़का है। तो मुकेश से पूछती हैं, तो पहली मुलाकात कहाँ होती है कि पहली मुलाकात वो देखती हैं कि मुकेश जो है सड़क के किनारे जो है एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, और सामने जो है एक मैकेनिक की शॉप है, यानी कि कार वगैरह वहाँ पे ठीक हो रही हैं। तो वो पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बताता है कि जी मेरा नाम मुकेश है। तो वो पहचान जाती हैं कि ये उसको देख रहा है, मतलब ये शायद कारों के बारे में या मैकेनिक के बारे में इसको कुछ जानना होगा। तो पूछती हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो लेखिका सुन के बड़ी हैरान होती है कि किसी का सपना है कि मोटर मैकेनिक हो जाऊँ, है ना। तो फिर वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो बताता है कि मैं पल्ले मोहल्ले में रहता हूँ, और हमारी फिरोजाबाद ये शहर है हमारा, और हम यहाँ पे जो है। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो वो जवाब देता है कि मेरा पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और हम यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि तुम तो मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो। वो कहता है हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, जबकि मेरे पिताजी, मेरे भाई वगैरह, हमारे आसपास के सभी लोग जो हैं चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते हैं। तो लेखिका उससे कहती है चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे यहाँ कैसे चूड़ियाँ बनती हैं। तो वो लेखिका की उंगली पकड़कर जो है उसे अपने घर की तरफ ले जाता है। वहाँ से मैकेनिक की दुकान के सामने से उठकर अपने घर की तरफ ले जाता है। तो एक गलियारे से वो गुजरते हैं। एक छोटी सी तंग गली है, पतली सी गली है, कच्ची है, उस पर धूल वूल पड़ी हैं, और इधर कहीं कचरा पड़ा है, इधर कहीं ठेले खड़े हुए हैं, और इधर झोपड़ी झुग्गी पड़ी है, मतलब दोनों तरफ, और मिट्टी के घर बने हुए हैं। तो वो देखती है कि सब घर जीर्ण शीर्ण है, मतलब कि कमज़ोर हैं, किसी की दीवार टूट रही है, किसी घर में दरवाज़ा नहीं है, या किसी की खिड़की ख़राब हो रखी है, किसी का छप्पर उड़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो है आसपास मौजूद है। तो वैसे ही चलते चलते तो मुकेश ने उनकी उंगली पकड़ी हुई है, और मुकेश एक दरवाजे में लात मारता है जाकर, जो एक टीन का दरवाज़ा है, और वो फटाक से खुल जाता है। ये मुकेश का घर है। तो वो घर के अंदर एंटर होती हैं, और वो देखती हैं कि मुकेश का जो घर है वो ये सड़क से जो है एंटर हुए अंदर, और ये एक घर है उसका। तो यहाँ पर उन्होंने 2 कमरों का एक घर बनाया हुआ है, एक बल्ली डालकर, मतलब कच्चा मिट्टी का, उसके आगे एक छप्पर डाला हुआ है। ठीक है जी। और छप्पर के उस सामने वाले कोने में जो है, सामने वाले कोने में एक मिट्टी से उन्होंने दीवार बनाई हुई है। वहाँ पर एक लड़की बैठी है, और वो जो है खाना बना रही है। उस पर जो है पालक उबल रहा है भैया चूल्हे के ऊपर एक बर्तन में, और एक परात में जो है सब्जी कटी हुई रखी है, गोभी रखी है, आलू रखे हैं, और वो खाना बना रही है। तो मुकेश कहता है कि ये मेरी भाभी हैं, ये मेरे बड़े भाई की पत्नी है। और मैंने पूछा, लेखिका कहती है कि फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो कहता है मैं हूँ, मेरी भाभी हैं, मेरे भैया और मेरे पापा। यानी कि ये जो महिला है, ये जो लड़की है, जो नई नवेली दुल्हन है, ये 3 लोगों का जो है ध्यान रखती है, अपने पति का, मुकेश का, और मुकेश के पिताजी का। फिर लेखिका इधर की साइड देखती है, तो इधर की साइड भी एक छोटा सा छप्पर डाला हुआ है। उस छप्पर के नीचे उन्होंने अपने कुछ जानवर बांधे हुए हैं। एक गाय है, एक बकरी बांधी हुई है, और एक जो है भैंस वगैरह बांधी हुई है। 2-4 उन्होंने जानवर पाल रखे हैं। तो फिर वो पूछती है कि भाई तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो वो उसके पिताजी निकल के आते हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि आप कैसे हैं। तो नमस्ते होती है, हालचाल पूछते हैं। तो बताती हैं कि तुम्हारा बेटा तो जो है मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो कहता है अब इसका जो मन होगा बन जाएगा, मैं जितना कर पाया इनके लिए, आप देख ही रही हैं कि मैं इस घर को थोड़ा सा बनवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भर की बस कमाई ये है कि मैं इन बच्चों को थोड़ा सा जो भी सिखा पाया वो चूड़ियाँ बनाने का काम है, और बाकी जो कुछ है बस यही है।
तो यहाँ वो मुकेश की हालत देखते हैं कि मुकेश किस तरह से है। फिर वो घर से बाहर निकलती हैं और उस गली में आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए वो क्या देखती हैं कि एक घर के छप्पर के सामने एक महिला और बैठी है, एक बूढ़ी महिला बैठी है और एक जो है एक लड़की, छोटी लड़की उनके पास बैठ के वो दोनों क्या कर रही हैं, वो चूड़ियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो मुकेश उनको जो है उनके पास लेके चला जाता है। तो वो उस महिला से पूछती हैं कि आप ये क्या कर रही हैं। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि लल्ली हम क्या कर रहे हैं, लल्ली हम तो चूड़ी बना रहे हैं भैया, यही हमारा काम है और अपना इसी में हमारी ज़िंदगी चलती रहती है और देख लो हम यही हमारा जीवन है। और पास में जो है एक लड़की बैठी है, छोटी जो चूड़ियाँ जोड़ रही है, तो वो उसके हाथ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो मशीन हो, क्योंकि उसने काम को बड़े अच्छे से सीख लिया है और शायद उन्हें उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता नहीं है, क्योंकि चूड़ियाँ जो हैं सुहाग की एक प्रतीक होती हैं एक पत्नी के लिए। तो इस तरह का वो सीन देखती हैं। तो पहला सीन हम कहाँ देखते हैं कि पहले सीन में हम क्या देखते हैं कि मुकेश को वो मिलती हैं कहाँ, एक सड़क के किनारे जो मैकेनिक की एक दुकान है उसके सामने मुकेश बैठा है। फिर मुकेश उन्हें अपने घर लेके जाता है। अगली मुलाकात वो एक बुढ़िया से करती है जिसके पास में एक छोटी लड़की बैठकर काम कर रही है। फिर वो आगे चलती हैं तो मैदान में कुछ बड़े लोग हैं, मतलब नौजवान लड़के हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा आपस में क्या चल रहा है। लेखिका घूम रही है तो वो जगह जगह लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम तो बस यही करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि वो देख रही है आसपास सब जगह चूड़ियाँ सूख रही हैं। लाल रंग की चूड़ियाँ, पीले रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ, नीले रंग की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, ये सब सूख रही हैं आसपास, क्योंकि उन पर पॉलिश किया गया है। तो वो लड़के बताते हैं कि बस हम यही करते रहते हैं। और वो देखती हैं कि एक दो लड़के बड़े कमज़ोर से हैं, उनकी आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं जबकि उनकी उम्र इतनी नहीं है। तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गई। तो बताते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक कांच की भट्टियों में काम करते रहते हैं, जहाँ चूड़ियाँ बनाती हैं अंदर ज़मीन के नीचे भट्टियों में काम करते हैं, तो वहाँ प्रकाश नहीं होता है और उसकी धूल की वजह से हमारी आंखें जो हैं ख़राब हो जाती हैं। तो उनसे कहती हैं कि तुम लोग फिर आपस में कोई गुट बनाओ, तुम्हारा कोई नेता वेता तैयार करो, अपना एक ओहदा, एक पद जो है समाज में तैयार करो। पर वे लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो पुलिस हमें मारती है, पीटती है और हमको कुछ करने नहीं देती है। हमारे पिताजी पर तमाम कर्ज है, साहूकारों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कर्ज में हम डूबे हुए हैं और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। तो यहाँ वो देख रही हैं कि यहाँ के जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, जिनके ऊपर बहुत दिक्कतें हैं, परेशान हैं, और मुकेश जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है कांच की भट्टियों में काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लगभग 20,000 बच्चे जो है वहाँ काम कर रहे हैं लगभग, ऐसा लेखिका बताती हैं कि अगर सरकार कोई नियम कानून बनाए तो, क्योंकि चाइल्ड लेबर है ना वे, 14 साल से कम उम्र के हैं तो बाल श्रम के रूप में आ जाता है, तो वो गैर कानूनी है। तो वो लेखिका सोचती हैं कि अगर सरकार कोई नियम बनाए तो इस तरह के कितने सारे बच्चों को हम वहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर वो सोचती हैं कि भाई इन लोगों के साथ भी ये क्या अन्याय हो रहा है, अगर इनका कोई ऐसा नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। तो वे लोग जो यहाँ के अपने आप को दादा समझते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इन लोगों पर इतने अत्याचार नहीं करने चाहिए। तो ये कहानी कि कुछ पहलू फिरोज़ाबाद ले जाते हैं उनको मुकेश के बारे में। तो यहाँ क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ हमसे पूछा जा सकता है कि भाई मुकेश क्या बनना चाहता है। तो भैया मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है जी। और फिर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई वे जो लोग हैं, वे जो वहाँ नौजवान लोग हैं, उनके पास नेता क्यों नहीं है, क्योंकि भैया वो गरीबी में रहे हैं, वो कर्ज में हमेशा डूबे रहते हैं, तो उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो वो यही सब कर रहे हैं। फिर वो पूछा जा सकता है कि मुकेश की जो भाभी हैं वो किन किन का ध्यान रखती हैं। तो मुकेश के यानी कि मुकेश के भैया, यानी कि वो अपने पति मुकेश और मुकेश के पिताजी का ध्यान रखती हैं। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो भैया फिरोज़ाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए फ़ेमस है, क्योंकि फिरोज़ाबाद के हर दूसरे परिवार में चूड़ियाँ बनाने का काम होता है। यहाँ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये भारत का ग्लास बेंगल सेंटर है, कांच उद्योग है का एक जो है केंद्र है। तो इस तरह के कुछ सवाल इसमें पूछे जाएंगे, वो हम जब वो पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए।